नमस्कार। आज हम एक जानी मानी किताब बंच ऑफ थॉट्स के कुछ अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। ये किताब मतलब करीब 3 दशक पहले आई थी। कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ और कहते हैं कि इसने देश के विचारक वर्ग पर काफी असर डाला। हाँ, बिल्कुल। इसे अक्सर मतलब संघ की जो विचारधारा है और राष्ट्र निर्माण का उनका नजरिया, उसे समझने के लिए एक बहुत ही अहम दस्तावेज माना जाता है। हम्म। जैसा कि आपने कहा, ये वो सोच सामने रखती है जैसे शायद गांधी या नेहरू के दौर में उतनी क्या कहते हैं तवज्जो नहीं मिली थी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। हम राष्ट्रवाद, संस्कृति, व्यक्ति के क्या फर्ज हैं और दूसरी विचारधाराओं पर इसकी क्या राय है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, और हमारा मकसद बस इन विचारों को सामने रखना है बिना किसी तरफदारी के। तो शुरुआत करते हैं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से। किताब हिंदू को सिर्फ धर्म तक ही नहीं रखती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बृहस्पति आगम का हवाला देकर एक भौगोलिक पहचान दी गई है, मतलब हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। अच्छा। लेकिन इससे भी बढ़कर ये एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। किताब के हिसाब से राष्ट्र इसी साझी विरासत और संस्कृति पर, यानी हिंदू जन पर टिका है। और धर्म, उसका मतलब ही सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है। नहीं, यहाँ धर्म को एक आप कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांत की तरह पेश किया गया है। एक श्लोक भी है, धारणाद धर्म त्याहु, धर्मो धारयते प्रजा। हाँ, सुना है ये। मतलब धर्म वो है जो समाज को धारण करता है, उसे संभाले रखता है। ये व्यक्ति के कर्तव्य को, समाज की भलाई और जो जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हाँ, चतुर्विध पुरुषार्थ। बिल्कुल उनसे जोड़ता है। ये दिलचस्प है, मतलब ये बाहरी चीजों या जीवन स्तर बढ़ाने से ज्यादा अंदरूनी खुशी और मोक्ष पर जोर देती है। ये पश्चिमी सोच से तो काफी अलग लगता है। हाँ, एक तरह से। अच्छा, तो फिर दूसरी विचारधाराओं के बारे में ये किताब क्या कहती है, जैसे लोकतंत्र या साम्यवाद? देखिए, किताब पश्चिमी लोकतंत्र और पूंजीवाद की आलोचना करती है। एक थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये इनके मूल विचार पर ही सवाल उठाती है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। अच्छा, कैसे? तर्क ये दिया गया है कि इसने कुछ कह लीजिए काबिल लोगों को बाकियों का शोषण करने की आजादी दे दी। हम्म। और साम्यवाद को भी भौतिकवादी बताया गया है, जो झूठे वादे करता है। रूस का उदाहरण दिया है कि उन्हें गेहूं बाहर से मंगाना पड़ा और ये व्यक्ति की आजादी खत्म कर देता है। और आजादी के बाद के जो हमारे नेता थे, खासकर नेहरू, उन पर भी कुछ टिप्पणी है? हाँ, उन पर आलोचना इस बात को लेकर है कि वो भारतीय संस्कृति से कटे हुए थे। उनका मन, जैसा किताब कहती है, ज्यादातर विदेश में बना था। हम्म। उनकी नीतियां, जैसे समाजवादी पैटर्न या जिसे किताब तुष्टीकरण कहती है, और देश का बंटवारा, इन सबको नाकाम बताया गया है। तो क्या ये किताब व्यवस्था से ज्यादा व्यक्ति पर जोर दे रही है, मतलब सिस्टम से ज्यादा इंसान पर? हाँ, सही कहा आपने। जोर सिस्टम बदलने से ज्यादा इंसान के चरित्र निर्माण पर है। एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, हाँ। सामान्य मितत पशुभिन्नहाराम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्मेण हीनः पशुभिर समाना। बिल्कुल, मतलब खाना, सोना, डरना, प्रजनन, ये तो इंसान और जानवर में एक जैसा है। सही बात है। सिर्फ धर्म, यानी सही आचरण या कर्तव्य, ही इंसान को खास बनाता है। इसके बिना वो जानवर जैसा है। इसलिए चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। तो इस नजरिए से आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है, मतलब कैसे बढ़े आगे? देखिए, किताब राष्ट्रीय चेतना, एकता और संगठन की ताकत पर बहुत जोर देती है। संघे शक्ति कलौ युगे। यानी कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। हाँ, इसके लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र, जिसे कहा गया है शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा गहना है। हम्म। आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन और वीरता, क्लाबिम मास्मगमः पार्थ, अर्जुन कायर मत बनो, इनको बहुत अहम माना गया है। और ये चरित्र निर्माण होगा कैसे, कोई तरीका भी बताया है? हाँ, यहाँ पर संघ की जो रोज लगने वाली शाखा है, उसका जिक्र आता है। अच्छा। उसे चरित्र बनाने, अनुशासन लाने और देशभक्ति जगाने का एक जरिया बताया गया है। इसमें भगवा ध्वज को गुरु या मार्गदर्शक माना गया है। और सोच ये है कि सिर्फ प्रतिक्रिया ना दें बल्कि खुद पहल करें। बिल्कुल, सकारात्मक काम पर जोर है, प्रतिक्रिया पर नहीं। एकीकरण के मुद्दे पे क्या कहा गया है, खासकर गैर हिंदुओं के संदर्भ में? किताब ये कहती है कि गैर हिंदुओं को राष्ट्रीय कर्तव्य अपनाने चाहिए, जैसे राष्ट्रधर्म, समाज धर्म, कुल धर्म वगैरह, हम्म। जबकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत आस्था यानी व्यक्ति धर्म मानने की पूरी आजादी हो। कोई उदाहरण भी दिया है इसका?
इंडोनेशिया को उदाहरण दिया है कि वहां मुस्लिम बहुमत में है, फिर भी लोग अपनी राष्ट्रीय विरासत जैसे रामायण और संस्कृत नाम उनको संभाले हुए हैं। और क्या ऐसी नीतियों की आलोचना भी है जिन्हें ये विभाजनकारी मानती हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसी नीतियां जो अलगाव को बढ़ावा देती हैं, जैसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या भाषा के आधार पर राज्य बनाना, इनकी आलोचना की गई है। इन्हें देश को बांटने वाला माना गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो बंच ऑफ थॉट्स का सार ये लगता है कि राष्ट्र को उसकी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों पर फिर से खड़ा किया जाए। हाँ, जिसे वो धर्म और हिंदू राष्ट्र कहते हैं। उसी पर। और ये सिर्फ देश के अंदर तक ही नहीं है। किताब की एक आकांक्षा भारत को दुनिया का सांस्कृतिक मार्गदर्शक यानी विश्व गुरु बनाने की भी है। अच्छा, ये भी एक पहलू है जी। और ये सब करने के लिए समर्पित अच्छे चरित्र वाले लोगों की जरूरत बताई गई है। हाँ, जिन्हें लगातार कोशिशों से जैसे शाखा के जरिए तैयार किया जाए। इताग व्यक्ति की भूमिका को सिर्फ एक दिखने वाले खंभे की तरह नहीं देखती, बल्कि नींव के पत्थर की तरह देखती है। बिल्कुल सही। जो बिना दिखे चुपचाप मजबूती से राष्ट्र को सहारा दे। ये वाकई एक अलग नजरिया है जिस पर और सोचा जा सकता है।